नमस्ते क्यूरियस माइंड्स। आज हम जा रहे हैं पैरासाइट्स की दुनिया में और जानेंगे हाइमेनोलेपिस के बारे में। ये छोटे छोटे जीव होते हैं टेपवर्म्स जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं और आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। हम इनके सीक्रेट्स जानेंगे, जैसे कि ये कैसे दिखते हैं, कैसे फैलते हैं और हम कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं। दो तरह के हाइमेनोलेपिस होते हैं जो ह्यूमंस को अपना घर बनाना पसंद करते हैं, हाइमेनोलेपिस नाना और हाइमेनोलेपिस डिमिनुटा। लेकिन नाम से मत जाइएगा, वैसे तो ये ड्वार्फ टेपवर्म कहलाता है क्योंकि ये सबसे छोटा टेपवर्म होता है जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, लेकिन फिर भी ये एक पैरासाइट है जिससे हम बचना चाहेंगे। तो तैयार हो जाइए हाइमेनोलेपिस की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए। हम इन पैरासाइट्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे और ये भी सीखेंगे कि कैसे खुद को हेल्थी रखें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे पहले गेस्ट से, हाइमेनोलेपिस नाना, जो कि एक ड्वार्फ टेपवर्म है। इसके साइज से मत जाएगा। ये छोटा सा जीव दिखने में सिंपल है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। सोचिए, एक लंबी रिबन जैसी बॉडी, लेकिन बहुत ही छोटी, सिर्फ 10 to 70 मिलीमीटर्स लंबी, यानी आपकी छोटी उंगली से भी छोटी। अब जूम इन करते हैं इसके हेड पर, जिसे स्कोलेक्स कहते हैं। इसमें 4 सक्शन कप्स होते हैं या सकर्स, जिनका यूज ये आपके गट की लाइनिंग में टाइटली चिपके रहने के लिए करता है। लेकिन ये सब नहीं है, इसमें एक रिट्रैक्टेबल रोस्टेलम भी होता है जो एक स्पाइकी स्ट्रक्चर होता है। ये रोस्टेलम 20 से 30 हुक से लैस होता है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि ये आपकी इंटेस्टिन्स में अच्छी तरह से ग्रिप बनाए रखे। इसकी बॉडी के नीचे जाने पर आपको सेगमेंट्स मिलेंगे जिन्हें प्रोग्लॉटिड्स कहा जाता है। हर मैच्योर प्रोग्लॉटिड में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो उन्हें छोटे छोटे एग फैक्ट्रीज बनाते हैं। जैसे जैसे ये प्रोग्लॉटिड्स मैच्योर होते हैं, ये एग्स से भर जाते हैं और अंततः वर्म की बॉडी से अलग हो जाते हैं, स्प्रेड होने के लिए तैयार। पकड़ के बैठिए, क्योंकि हाइमेनोलेपिस नाना का लाइफ साइकिल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस छोटे से टेपवर्म में अपने पूरे लाइफ साइकिल को एक ही होस्ट में पूरा करने की अनोखी क्षमता होती है। और सोचिए कि वो लकी होस्ट कौन होता है। आपने सही गेस्ट किया, ह्यूमंस। ये सब तब शुरू होता है जब कोई गलती से हाइमेनोलेपिस नाना के एग्स निगल जाता है, आमतौर पर कंटेमिनेटेड फूड या पानी के थ्रू। ये माइक्रोस्कोपिक एग्स छोटी आंत में जाते हैं, जहां ये हैच होकर लार्वे बन जाते हैं, जिन्हें ऑनकोस्फीयर्स कहा जाता है। ये ऑनकोस्फीयर्स आंत की दीवार में घुस जाते हैं और सिस्टिकर्कॉइड्स बनाते हैं, जो स्लीपिंग बेबी वर्म्स की तरह होते हैं। लगभग 5 से 10 दिनों के बाद ये सिस्टिकर्कॉइड्स आंत में आ जाते हैं, जहां ये लैच ऑन करते हैं और बड़े होकर एडल्ट टेपवर्म्स बन जाते हैं। और ये साइकिल चलता रहता है। एडल्ट वर्म्स अंडे देते हैं, जो मल में पास होते हैं, एनवायरमेंट को कंटामिनेट करने और पोटेंशियली नए होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार होते हैं। अब मिलते हैं हाइमेनोलेपिस डिमिनुटा से, जो कि रैट टेपवर्म है। ये टेपवर्म अपने ड्वार्फ कजन से थोड़ा लंबा होता है, जो 60 सेंटीमीटर तक पहुंचता है। हाइमेनोलेपिस नाना के अनलाइक, जो अपने लाइफ साइकिल को एक ही होस्ट में पूरा कर सकता है, हाइमेनोलेपिस डिमिनुटा को अपने कुछ इंसेक्ट फ्रेंड्स की मदद की जरूरत होती है। कहानी तब शुरू होती है जब एक इन्फेक्टेड रोडेंट, जैसे कि चूहा, अपने मल में हाइमेनोलेपिस डिमिनुटा के एग्स पास करता है। फिर ये एग्स गलती से अनसस्पेक्टिंग इंसेक्ट्स, जैसे कि बीटल्स या फ्लावर मॉथ्स, खा लेते हैं, जो इंटरमीडिएट होस्ट्स बन जाते हैं। इंसेक्ट के अंदर एग्स हैच होते हैं और लार्वे डेवलप होकर सिस्टिसर्कॉइड्स बन जाते हैं। अब यहां ह्यूमंस की एंट्री होती है। अगर हम गलती से किसी इन्फेक्टेड इंसेक्ट को खा लेते हैं, शायद कंटामिनेटेड अनाज या किसी और खाने में, तो हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सिस्टिसर्कॉइड्स हमारी इंटेस्टिनालों में मैच्योर होते हैं और साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। पैथोजेनिसिटी एंड सिम्टम्स। वैसे तो हाइमेनोलेपिस इन्फेक्शन सुनने में स्कैरी लग सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये अक्सर कोई सिम्टम्स ही कॉज नहीं करते हैं। बहुत से लोग इन छोटे छोटे टेपवर्म्स को कैरी करते हैं बिना यह जाने कि वो इन्फेक्टेड हैं। हालांकि जब इन्फेक्शंस हैवी होते हैं, खासकर बच्चों में या जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके गट में टेपवर्म्स की एक क्राउड रह रही है। वो आपके साथ न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट कर रहे हैं और इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि नौजिया, पेट दर्द और डायरिया। कुछ लोगों को अपने बॉटम के आसपास खुजली भी होती है, जो काफी अनकंफर्टेबल हो सकती है। रेयर केसेस में हैवी इन्फेक्शंस और भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों में। इन कॉम्प्लिकेशंस में वेट लॉस, मैलन्यूट्रिशन और यहां तक कि इंटेस्टिनल ब्लॉकेजेस भी शामिल हो सकते हैं। तो जबकि ज्यादातर इन्फेक्शंस हार्मलेस होते हैं, पोटेंशियल रिस्क्स के बारे में पता होना जरूरी है। Preventing the spread of hymenolipase.
हाइमेनोलेपिस इन्फेक्शंस को रोकने के लिए ट्रांसमिशन के चेन को तोड़ना होगा, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है गुड हाइजीन प्रैक्टिस करना। याद है वो कंटेमिनेटेड हैंड्स जिनके बारे में हमने पहले बात की थी? टॉयलेट यूज करने के बाद और खाने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है। फूड सेफ्टी प्रिवेंशन का एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है फल और सब्जियां खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोना, फूड को सही तापमान पर पकाना और कंटेमिनेशन को रोकने के लिए फूड को प्रॉपर्ली स्टोर करना सुनिश्चित करें। उन एरियाज में जहां हाइमेनोलेपिस इन्फेक्शंस आम है वहां रोडेंट और इंसेक्ट पॉपुलेशंस को कंट्रोल करना भी जरूरी है। इसमें फूड को सुरक्षित रूप से स्टोर करना, घरों में दरारें और छेदों को सील करना और जरूरत पड़ने पर ट्रैप्स या पेस्टिसाइड्स का यूज करना शामिल हो सकता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ हाइमेनोलेपिस। हाइमेनोलेपिस इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए लैब जाना पड़ता है और आपके गट में क्या हो रहा है इसे करीब से देखना पड़ता है। डॉक्टर स्टूल एग्जामिनेशन नाम की एक टेक्निक यूज करके इन छोटे छोटे टेपवर्म्स के साइंस, उनके एग्स को ढूंढते हैं। आपके स्टूल के एक छोटे से सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है। हाइमेनोलेपिस एग्स को आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली आसान होता है, उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। ये ओवल शेप्ड होते हैं जिनका आउटर शेल पतला होता है और इनर शेल मोटा होता है, जिसमें एक 6 हुक्ड एम्ब्रियो होता है। कभी कभी डॉक्टर्स इन छोटे छोटे एग्स को खोजने के चांसेस को बढ़ाने के लिए स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। ये टेक्निक्स एग्स को स्टूल के अन्य कंपोनेंट से अलग कर देती है, जिससे उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखना आसान हो जाता है। ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हाइमेनोलेपियासिस। अच्छी खबर यह है कि हाइमेनोलेपिस इन्फेक्शंस का इलाज आमतौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। डॉक्टर्स ऐसी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं जो स्पेसिफिकली इन पेस्की टेपवर्म्स को टारगेट करती हैं और मारती हैं। प्रेजिक्वांटिल और नीटाजॉक्सानाइड 2 कॉमन मेडिकेशंस हैं जिनका यूज हाइमेनोलेपियासिस के इलाज के लिए किया जाता है। ये मेडिकेशंस टेपवर्म्स को पैरालाइज करके काम करती हैं, जिससे वो आंत की दीवार से अलग हो जाते हैं और आपके स्टूल के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ज्यादातर केसेस में इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए मेडिकेशन की एक ही डोज काफी होती है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि सिर्फ ट्रीटमेंट ही काफी नहीं है। रीइंफेक्शन को रोकने के लिए अंडरलाइंग कॉजेज जैसे कि पुअर हाइजीन या रोडेंट इन्फेस्टेशंस को एड्रेस करना जरूरी है। ट्रीटमेंट को प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ कंबाइन करके हम हाइमेनोलेपिस के स्प्रेड को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग हाइमेनोलेपिस। कंग्रेचुलेशंस एक्सप्लोरर्स, हमने हाइमेनोलेपिस की फैसिनेटिंग वर्ल्ड की जर्नी की है, जो छोटे छोटे टेपवर्म्स हैं जो कभी कभी हमारी इंटेस्टिनलों को अपना घर बना लेते हैं। हमने उनके इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, उनके फैसिनेटिंग लाइफ साइकिल्स और वो कैसे फैलते हैं इसके बारे में सीखा है। जबकि हाइमेनोलेपिस इन्फेक्शंस अक्सर हार्मलेस होते हैं, खासकर जब उन्हें जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाता है, तो ये कभी कभी डिस्कंफर्ट पैदा कर सकते हैं और रेयर केस में कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि सिंपल हाइजीन प्रैक्टिसेस और फूड सेफ्टी मेजर्स के थ्रू प्रिवेंशन पॉसिबल है। इन छोटे छोटे जीवों को समझकर और खुद को प्रोटेक्ट करने का तरीका जानकर हम हाइमेनोलेपिस से एक कदम आगे रह सकते हैं और अपनी बॉडी को हेल्थी रख सकते हैं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है और जब बात हमारी हेल्थ की हो तो थोड़ी सी नॉलेज बहुत आगे तक जा सकती है।